अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अक्सर लोग जो मिर्गी के मुतालिक यूट्यूब पे सर्च करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे आपको निहायत फ़ायदा हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी कभी हम एक मिर्गी का मरीज़ देखते हैं या जिसको मिर्गी का दौरा हुआ होता है अपने क्लिनिक में या इमरजेंसी में, तो ऐसे दौरे को सबसे पहले तो हम ये तसल्ली करना चाहते हैं कि वाकई ये मिर्गी का दौरा है। एक दफ़ा ये तसल्ली हो जाए हिस्ट्री सुनकर, मुआयना करके मरीज़ का, तो उसके बाद उस दौरे को हम अमूमन दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रोवोक्ड। प्रोवोक का अंग्रेजी ज़बान में मतलब होता है जिस चीज़ को आपने या किसी वजह से वो चीज़ हुई हो, और एक होता है जिसे हम कहते हैं अनप्रोवोक्ड, जिसका मतलब यह है कि जिसकी कोई वाज़ेह वजह हमें नज़र ना आ रही हो लेकिन वो फिर भी हुआ हो। पहले हम बात करते हैं प्रोवोक्ड दौरों की। अमूमन ऐसे मरीज़ इमरजेंसी में आते हैं और जो प्रोवोक दौरों की कॉमन वजूहात होती हैं उनके अंदर नमकियात की ऊंच नीच, खासतौर पे सोडियम एक नमक होता है ब्लड के अंदर, उसकी ऊंच नीच की वजह से दौरे हो सकते हैं। फिर शुगर अगर शदीद लो हो जाए या कुछ सिचुएशन में बहुत हाई हो जाए उसकी वजह से भी दौरे हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर गर्दन तोड़ बुखार हो, दिमाग उसकी झिल्लियों की इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से दौरे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने कुछ मखसूस नशे आवर चीज़ों का जैसे कि कोकेन या आइस या बड़ी मिकदार के अंदर शराब ऐसी इस्तेमाल की हो तो उसकी वजह से भी दौरे हो सकते हैं। शराब अचानक छोड़ देने की वजह से, जो लोग रेगुलर शराब पीते हों फिर उसके बाद उसको ना मिले या वो छोड़ दे अचानक से, तो उसकी वजह से भी दौरा हो सकता है। तो ये हुए वो चंद कॉमन वजूहात जिसे हम कहते हैं प्रोवोक्ड दौरों की। इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये फ़िलहाल स्टॉक के लिए काफ़ी हैं। फिर हम बात करते हैं अनप्रोवोक्ड दौरों की। अनप्रोवोक्ड दौरों में अमूमन ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि जो मौरूसी वजूहात की वजह से मिर्गी हो। इस चैनल पे हम बात कर चुके हैं जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी की, फिर हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की बात कर चुके हैं, चाइल्डहुड एब्सॉन्स एपिलेप्सी की बात कर चुके हैं। ये सारों को हम अनप्रोवोक्ड में शामिल करते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे तौर पे, सही तौर पे सोचें एक रियलिस्ट बन के, तो ये भी एक तरह से प्रोवोक्ड इस तरह होते हैं कि कोई ना कोई मौरूसी वजह होती है जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों को ये दौरे होते हैं। फिर उसके बाद और जो वजूहात हो सकती हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, उसके अंदर दौरा हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर की पहली अलामत मिर्गी का दौरा हो सकती है, बगैर सर दर्द के, बगैर किसी जिस्मानी वीकनेस के। फिर उसके बाद कुछ गिल्टियाँ दिमाग के अंदर हो सकती हैं जिसे हम मिसाल के तौर पे फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया या डी नेट्स या इसके अलावा और भी, जिसकी वजह से दौरा हो सकता है। फिर कुछ रेयर सिचुएशंस में सिस्ट अगर दिमाग की हो उसकी वजह से भी दौरा हो सकता है, और कुछ सिचुएशंस के अंदर फालिज की वजह से भी दौरा हो सकता है। अमूमन फालिज की पहली अलामत तो नहीं होती है, कुछ अरसे के बाद अगर बड़े साइज़ का फालिज हुआ हो तो वो मिर्गी का दौरा भी उसकी अलामत बन सकती है। जब भी हम ऐसे मरीज़ों को, चाहे वो प्रोवोक्ड हों या अनप्रोवोक्ड हों, देखते हैं, फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर ब्लड टेस्ट, दिमाग की तस्वीर जैसे कि MRI या CT स्कैन, और एक टेस्ट जिसे आप जानते हैं EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, जो दिमाग की बिजली मेजर करके ग्राफ बनाने से होता है। तो इन सारों के नताइज देखकर डॉक्टर, खासतौर पे एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को क्लियर अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई प्रोवोक्ड सीजर की कैटेगरी में हम देख रहे हैं या फिर अनप्रोवोक्ड सीजर। और इससे मदद ये मिलती है कि हमें तशखीस के साथ ये फैसला करने में आसानी होती है कि इनको नंबर एक दवा देने की ज़रूरत है या नहीं, और दूसरा कितने अरसे के लिए दवा देने की ज़रूरत है अगर हम शुरू कर रहे हैं तो। और जो अगर प्रोवोक्ड सीजर्स हैं उनमें जो भी उसकी मेन वजह है जैसे गर्दन तोड़ बुखार या नमकियात की ऊंच नीच, उसको भी ट्रीट करने के अंदर रहनुमाई मिलती है। तो अगर आपको या किसी प्यारे को मिर्गी का दौरा हुआ है तो ये बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि वो किस वजह से हुआ है, ताकि हम ये फैसला कर सकें कि उसकी ट्रीटमेंट हो सके या नहीं। मिर्गी की ट्रीटमेंट या मिर्गी का एक दौरा भी हुआ हो तो उसके बाद जो आपके लिए सबसे मुनासिब डॉक्टर है वो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। आपके लिए जो सबसे मुनासिब डॉक्टर है वो न्यूरोलॉजिस्ट, या जिसे हम पाकिस्तान में न्यूरो फिजिशियन भी कहते हैं। तकरीबन अब पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और कुछ और शहरों जैसे कि मुल्तान, सक्कर वगैरह के अंदर भी अच्छे और काबिल न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उन तक रसाई हासिल कर सकें। अगर आपको ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट तलाश करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये कर सकते हैं कि आप कमेंट में अपना एरिया लिख भेजें और लिखें कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट की तलाश है, तो हम और मेरी टीम जो है ना कोशिश कर सकते हैं कि आपको किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट का पता दे सकें जो कि क्वालिफाइड हों और आपको जो है बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें। या आप मैसेज में भी भेज सकते हैं, या जो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी रब्ता करके ये सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आपको सही डॉक्टर तक रसाई मिल सके, ताकि सही तशखीस और सही इलाज हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे नेक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।